नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम अज्ञेय द्वारा लिखित कहानी गैंग्रीन के कथानक के बारे में जानेंगे। गैंग्रीन अज्ञेय द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे बाद में रोज़ नाम दिया गया। पहले ये गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। तो यदि हम इसके कथानक या कथा सारांश की बात करें तो स्थूल दृष्टि से देखने पर रोज कहानी एक औसत स्त्री की जिंदगी की रोज रोज घटने वाली नीरस घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है, लेकिन असल में यह एक भारतीय स्त्री की नियति को आलोचनात्मक ढंग से देखने का आह्वान करती नजर आती है। मालती पति के साथ किसी सुदूर पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थ जीवन चला रही है और स्त्री के पास यानी मालती के पास करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। घर के वही नित्य काम, गोद के बच्चे टीटी की देखभाल और डॉक्टर पति महेश्वर की प्रतीक्षा। मालती की जिंदगी जैसे इन्हीं 3 सोपानों के इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर गई है। मालती की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। घर के बाहर एक भरा पूरा संसार है, लेकिन वहाँ उसकी कोई भागीदारी नहीं है। उसका पूरा जीवन उस 4 दीवारी के अंदर ही सिमट कर रह गया है। दिमाग में निर्बाध बचपन और अलमस्त जीवन की स्मृतियां हैं, लेकिन अब जैसे वे गुजरे ज़माने की बातें हो गई हैं। वह उन्हें याद करना चाहती है, लेकिन वे इतनी प्रासंगिक हो गई हैं कि वह स्वयं घबराकर अपने पैर पीछे खींच लेती है, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वह उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। घर के कामकाज और पति की प्रतीक्षा के बीच पसरे अकेलेपन को भरने के लिए उसके पास भविष्य की एक भी योजना नहीं है। मानो घड़ी की सुइयों के साथ वक्त की निरर्थक परिक्रमा करते करते वह थक गई है, हाफ गई है। कहानी के केंद्र में मालती और उसकी झटपटाहट है, लेकिन अपने आप को देखने और पहचानने की दृष्टि मालती के पास नहीं है। इसलिए कहानी के तीसरे व्यक्ति, जो कि कथावाचक के रूप में आता है, उसके आगमन से कहानी की घटना विहीनता अर्थगर्भी, सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो जाती है। दरअसल कथावाचक कहानी केंद्रित स्थितियों का दृष्टा भी है और व्याख्याकार भी है। वह उन सब स्थितियों को देखता है और उसकी व्याख्या करता है। कहानीकार यानी कि जो भी ये कथावाचक है, वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई है और उसने मालती के संग ही अपना बचपन गुजारा है। साख्य भाव ने दोनों के संबंधों में एक विश्वास और सौहार्द के साथ साथ आत्मीयता के कोमल एहसासों को भी सींचा है। कथावाचक 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचता है। वह मालती के साथ बचपन की स्मृतियों को ताज़ा करना चाहता है, उन्हें पुनः एक बार जीना चाहता है, लेकिन वहाँ आकर वो पाता है कि वह पहले की अल्हड़ मस्त मौला मालती कहीं खो गई है। उसकी जगह जो उत्साहहीन और निरासक्त युवती उसके सामने खड़ी है, उसे वह जानता तक नहीं। वह उसके लिए अजनबी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीती बातें भूल गई है? कथावाचक के उत्साह पर शंका सवार हो गई है कि या वह अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध
स्वच्छंदता अब नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसी अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। वह देखता है कि दोनों ओर के संवाद की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर संवाद जो है दम तोड़ देते हैं। मालती उत्साह के क्षणों को जी नहीं पाती, वह निरुत्साहित सी ही रहती है। फलस्वरूप साथ बैठे बैठे रहकर भी दोनों अपनी अपनी दुनिया में दूर दूर रमे हुए हैं। थकी और उकताई मालती के सामने घरेलू जिम्मेदारियां हैं और अभावों का पहाड़ है। घर में नौकर नहीं है, शहर से दूर होने के कारण ताज़ा सब्जी खरीदने की सुविधा नहीं है, बर्तन मांजने हैं लेकिन नल में पानी नहीं है। रात को शाम को 7 बजे जिस समय पानी आएगा वही समय खाना बनाने का भी होगा। एक साथ दोनों काम कैसे निपटाएगी वह? खाना बनाने और रसोई समेटने में रात गहरी हो जाएगी। वह सोच रही है कि 7 बजे की प्रतीक्षा भी करती जा रही है। अपनी नोटबुक पढ़ने में तल्लीन कथावाचक साथ साथ मालती की इन गतिविधियों की टोह भी ले रहा है। वह देखता है कि घड़ी में 3 का बजर बजते ही मालती जैसे कुछ चैतन्य होती है और बुदबुदा उठती है। 3 बज गए। 4 बजे भी वही ठीक बुदबुदाहट। इस पर वो बुदबुदाहट उसकी चलती रहती है, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने से ही उसका मशीनी तुल्य जीवन बीत रहा है। मालती के पति महेश्वर के घर आ जाने से दोनों मानो जी उठते हैं। उनके लेकिन बातचीत करके कथावाचक को भान होता है कि महेश्वर भी मालती से भिन्न नहीं है, वह भी आए हुए हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चला जा रहा है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। माहेश्वर बताते हैं कि अस्पताल में हर दूसरे चौथे दिन कांटा लगने से गैंग्रीन बन गए घावों को लेकर मरीज उसके पास आते रहते हैं। उन्हें किसी की बाह, किसी की टांग काटकर इलाज करना पड़ता है। शांत मूक मालती कहानी में पहली बार मुखर होती है और उपहास करते हुए कहती है, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं कि कांटों के चुभने से कोई मर जाता हो। फिर मानो अपनी मुखरता पर वह लज्जित होकर ठंडी अनासक्ति से अपने को लपेट लेती है। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर वर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। कथावाचक स्तब्ध हो जाता है कि रोज़ नल देरी से आता है, रोज़ टीटी बिस्तर से गिरकर रोता है और रोज़ गैंग्रीन से लोग अपंग हो जाते हैं। क्या यह एक जैसी घटनाएं हैं? क्या इनका संबंध एक ही है? लीक से बंधी मालती के जीवन के हर पल को रोज़ की पुनरावृत्ति में विनिष्ट कर रही है। कथावाचक हर पल को गुजरे पल से अलग उसे रोज़ रोज़ की दिनचर्या का रूप नहीं देना चाहता, विशिष्ट बनाना चाहता है। मालती और महेश्वर उसकी तरह अपने जीवन के कर्ता और सजग नहीं हैं। लीक पीटने को अपनी नियति मान वह जीवन के सहज उच्छ्वास को खो चुके हैं। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन में इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उनका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वह उसे पहचानते ही नहीं। मैंने उस छाया को भी देख लिया। तो इस प्रकार कहानी समाप्त होती है। कहानी मुख्य रूप से मालती के दैनिक जीवनचर्या पर आधारित प्रतीत होती है। वह रोज़मर्रा एक ही सा जीवन जीती है और यंत्रवत सी हो गई है। उसके जीवन में कोई भी इच्छाएं, अभिलाषाएं, उत्साह, उमंग नहीं रह गया है। तो यहाँ लेखक का उद्देश्य परंपरागत जो भी तथ्य हैं
उसमें स्त्री का जीवन किस प्रकार अभिशप्त होकर निरुत्साहित, बिना उमंग का, बिना उद्देश्य का रह जाता है, इसी को लेखक ने अपनी कहानी में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है।